बेरोकटोक में बात होगी अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध की, लेकिन इस जंग के बीच भारत की आम जनता को महंगाई का तगड़ा झटका लगा है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई। जो 14 किलो 200 ग्राम वाला घरेलू गैस सिलेंडर है उसके दाम 60 रुपए बढ़ गए हैं। 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपए और महंगा हो गया है। क्रूड ऑयल को लेकर भारत समेत अन्य देशों में टेंशन के हालात बने हुए हैं। वहीं अमेरिका के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने एक बयान देते हुए भारत की तारीफ की और बेसेंट ने कहा कि भारतीयों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। हमने उनसे इस संकट की घड़ी में रशियन ऑयल खरीदना बंद करने को कहा था। भारत ने ऐसा किया भी। अब इसी को लेकर सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि अमेरिका की रूस से भारत को तेल खरीदने की 30 दिनों की छूट के बाद विपक्षी दल हमलावर हैं, क्योंकि जो लहजे का इस्तेमाल किया गया है स्कॉट बेसेंट की तरफ से, वो कह रहे हैं कि हमने भारत को अनुमति दी है शर्तों के साथ 30 दिनों की। तो सवाल ये उठाया जा रहा है कि अमेरिका कौन होता है भारत को इजाजत या अनुमति देने वाला। जो विपक्ष है वो हमारी विदेश नीति पर सवाल कर रहा है। मोदी सरकार अमेरिका की कठपुतली बनकर रह गई है, ये वो कह रहा है। और आज इन्हीं सवालों के साथ बेरोकटोक में हम चर्चा करेंगे, क्या मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध का असर अब भारत पर बुरी तरह से पड़ना शुरू हो चुका है, और क्या अमेरिका के आगे केंद्र सरकार कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी है, जैसा विपक्ष के आरोप है। ये तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश होगी, लेकिन जो रिएक्शंस, जो प्रतिक्रियाएं आई हैं राजनीतिक, उसे सुनिए। पर ट्रेड डील में जब हमने वादा किया है अमेरिका को कि हम कृषि के क्षेत्र में आयात कर हटाएंगे या घटाएंगे, तो वास्तविक है कि अमेरिका खुश होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रूस के तेल के बारे में जो बयान आया है अमेरिका की ओर से, ट्रेजरी सेक्रेटरी से, बहुत आपत्तिजनक है। कहां से हम तेल खरीदेंगे, कब खरीदेंगे, कितने मात्रा में हम खरीदेंगे, ये सब हमारी सरकार का निर्णय है, सॉवरेनिटी है का इशू है। अमेरिका कौन होता है? रूस से तेल खरीदने की बात जहां तक है, वो अमेरिका कह रहा है कि जिसको रूस से तेल खरीदना खरीदे। भारत ने कभी रूस से न तेल खरीदना छोड़ा है, न कभी किसी के कहने पे खरीदा, न किसी कहने पे रुकेगा। भारत अपने हितों की रक्षा करता है, नेशन फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो करता है। भारत के हित पे जो भी होगा, जहां से भी सोर्स करना होगा, हम तेल वहां से खरीदेंगे। भारतीय जनता पार्टी को गुस्सा होना चाहिए अमेरिका के राष्ट्रपति जी से, और गुस्सा कहाँ हो रहे हैं वो लोग। उन्हें तो गुस्सा होना चाहिए अमेरिका पर, जिन्होंने टैरिफ लगा करके भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर टैरिफ लगा दिया। ये बीजेपी आरएसएस वालों से हम पूछना चाहते हैं, इनका एक स्कॉट बेसेंट, इनका वजीर है ट्रंप का, वो अमेरिका से कह रहा है कि 1 महीने के लिए भारत रूस से तेल खरीद सकता है। 1 महीने के लिए आप खरीद सकते, ये मुल्क की सालमियत, सॉवरेनिटी है। बताओ एक कौन है अमेरिका का मिनिस्टर जो हमसे कह रहा है, 133 करोड़ के मुल्क से कह रहा है कि आप 1 महीने के लिए तेल खरीद सकते। अरे बीजेपी आरएसएस वालों, अगर भारत से मोहब्बत है तो थूको उस जालिम पर, कहो कि हम जिससे चाहे तेल लेंगे, जिससे चाहे हम तेल लेंगे। तुम होते कौन हमको बोलने वाले? 1 महीने के लिए ले लो। क्या भारत को गिरवी रख दिया आपने अमेरिका के पास? बताओ बीजेपी वालों। नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को महादेव मानकर एक नारा चालू किया था, हर हर मोदी, हर हर मोदी। अब ट्रंप इनको कह रहा है कि डर डर मोदी, डर डर मोदी। हमारा प्रधानमंत्री एक डरा हुआ कमजोर प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं। एक संप्रभु राष्ट्र के लिए बहुत ही अपमानजनक है कि अमेरिका हमारी नीतियां तय कर रहा है, कब हम रूस से तेल खरीदेंगे, कब नहीं खरीदेंगे। अमेरिका तय कर रहा है हम ईरान पे अपना पोर्ट चालू रखेंगे या बंद करेंगे। अमेरिका तय कर रहा है कि हम ईरान में जो हमारे ईरान से आए हुए मित्र थे, मेहमान थे, जब वो ईरानी जहाज मार गिराया गया तो प्रधानमंत्री शोक व्यक्त करेंगे या नहीं करेंगे, सब कुछ अमेरिका तय कर रहा है। तो प्रधानमंत्री को अब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। Yesterday, Treasury agreed to let और अमेरिका के जो वित्त सचिव हैं, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस स्कॉट बेसेंट, उन्होंने क्या कहा इसको लेकर, जरा पहले उन्हें सुन लीजिए। Yesterday, Treasury agreed to let our
allies in India start buying Russian oil that was already on the water. The Indians had been very good actors. We had asked them to stop buying sanctioned Russian oil this fall. They did. They were going to substitute it with U.S. oil, but to ease the temporary gap of oil around the world, we have given them permission to accept the Russian oil. We may unsanction other Russian oil. और इस सबके बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, जब कहीं युद्ध होता है, खासतौर पर मिडिल ईस्ट में, तो जाहिर तौर पर एनर्जी सेक्टर पर एक बड़ा दबाव होता है, जिसमें वहां से बड़ी तादाद में सप्लाई होता है क्रूड ऑयल का और गैस का। अब इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि मिडिल ईस्ट में एक तरफ युद्ध जारी है, दूसरी तरफ भारत पर इसका असर भी अब शुरू हो चुका है। भारत में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 60 रुपए महंगा हो गया आज से। 19 किलो वाला जो कमर्शियल सिलेंडर है वो 115 रुपए महंगा हुआ है। हालांकि ये जो कमर्शियल सिलेंडर है, ये दूसरी बार इसके दाम बढ़े हैं पिछले 7 दिनों में। और तमाम खास लोग इस वक्त मेरे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। मेरे 2 वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव त्रिवेदी, जो कि लगातार मिडिल ईस्ट और पूरे इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स पर नजर रखते हैं, उनसे हमारी बात होगी। बहुत स्वागत है आपका। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी बेरोक टोक में हर रोज की तरह जुड़े हुए हैं राजीव रंजन जी, उनसे भी आगे बात होगी। पॉलिटिकल गेस्ट में इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के विजय शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे, और कांग्रेस के ईशान त्यागी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक तिवारी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, अनिल दुबे आरएलडी के महासचिव हैं, और अशोक यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। शुरुआत संजीव। 8वें दिन में ईरान, इजराइल, अमेरिका की वॉर एंटर कर चुकी है, और असर अब दिखने लगा है। यहां पर एलपीजी सिलेंडर, चाहे वो कमर्शियल हो या घरेलू, उसके दाम बढ़ गए हैं। एनर्जी सेक्टर पर कितना दबाव है, और लगातार पिछले दिनों को लेकर हम बात करें, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कहा गया, और जब प्रेस ब्रीफिंग हुई थी पिछले 12 घंटे पहले व्हाइट हाउस की तरफ से, वहां भी कहा गया कि युद्ध 4 हफ्ते तक खिंच सकता है। कितने मुश्किल हालात हो सकते हैं एनर्जी को लेकर, चाहे वो ऑयल का हो या गैस का हो। नाउ संजीव। देखिए, एक जगह जहां पर इस वक्त लग रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ये लड़ाई हार रहे हैं और उनके पांव फिसल रहे हैं, वो है एनर्जी सेक्टर। शायद युद्ध की शुरुआत के पहले इस बात की कल्पना इस तरह से नहीं की गई थी कि एनर्जी सेक्टर में जिस तरह के डेवलपमेंट्स होंगे, उसका असर ये होगा कि वो तमाम जीत जो कि इजराइल और अमेरिका युद्ध के फ्रंट पर रजिस्टर कर रही है, वो एनर्जी सेक्टर के सवाल पर गौण लगने लगेंगी, कमज़ोर लगने लगेंगी। भारत की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन हम आपको अमेरिका की बात पहले बता देते हैं, जहां से युद्ध की शुरुआत हुई है और जो डायरेक्ट प्लेयर है इसमें। वहां भी जो गैस प्राइसेस हैं इस वक्त इस ऊंचाई पर पहुंच गई हैं जैसे कि पहले कभी नहीं थी, और ट्रंप के सत्ता संभालने से अभी तक लगातार जो प्राइसेस बढ़ रही थी उसमें एक जबरदस्त उछाल आया है। और जो अप्रूवल रेटिंग्स होती हैं वहां पर आप जानते हैं हर राष्ट्रपति की हर दिन के हिसाब से अप्रूवल रेटिंग्स होती हैं। कई एजेंसीज होती हैं जो अप्रूवल रेटिंग्स निकालती हैं, और सबों का औसत जो होता है वो एक फाइनल निकाला जाता है। और पाया ये जा रहा है कि डिसअप्रूवल रेटिंग्स जो हैं वो कहीं ज़्यादा हो गई हैं। अप्रूवल रेटिंग्स जो हैं वो 40s में हैं और 50s में हैं डिसअप्रूवल रेटिंग्स, यानी कि ज़्यादा लोग आज की तारीख में नापसंद कर रहे हैं अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप को, और कम ही लोग हैं जो उनको पसंद कर रहे हैं। उनका मागा बेस अभी तक वो उनके साथ है, लेकिन बहुत से लोग जो कि उनके समर्थक थे, अब उन्हें समर्थन कम से कम इस युद्ध के बारे में नहीं कर रहे हैं। अब भारत की बात कर लेते हैं। मात्र अभी से 14-15 घंटे पहले की बात है, 16 घंटे कह लीजिए, 18 घंटे कह लीजिए, इससे ज़्यादा तो नहीं हुआ होगा, जब हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी साहब ने एक इनफॉर्मल गैदरिंग की पत्रकारों की। वो बाद में उन्होंने खुद ही ट्वीट कर दिया तो वो फॉर्मल होगी। पहले कहा गया कि सूत्रों के हवाले से खबर चलाई है, लेकिन वो खुद उन्होंने ट्वीट कर दिया और प्रेस से मुलाकात की, ऐसा उन्होंने कहा। उस वक्त उन्होंने जो बात कही थी वो तो यही कही थी कि हमारे 1.4 बिलियन की जो आबादी है, इसके फ़ायदे को और हित को ध्यान में रख के ही हम कोई भी फैसले लेते हैं, और कोई भी ऐसा फैसला जो कि हमारे लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है हम कतई नहीं ले सकते हैं। और जो शब्द का इस्तेमाल किया गया था कि पेट्रोल प्रोडक्ट्स को लेकर के फ़िलहाल हमारी स्थिति कंफर्टेबल है,
हम अभी इस वक्त कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। लेकिन देखिए, आज आप सुबह उठे होंगे तो जो पहली खबर आपको विजिट की होगी वो ये कि एलपीजी के दाम 60 रुपए बढ़ गए। हर गृहिणी के लिए, हर घर के लिए, हर किचन के लिए ईरान और इजराइल का युद्ध एक संदेश लेकर के आ गया है, और वो संदेश जो कि आपको थोड़ा रुआसा करता है कि हमारा तो कोई मतलब है नहीं, फिर हमें क्यों दंड किया जा रहा है। और अगर आप इंडस्ट्रियल सिलेंडर की बात करें तो कमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो वो 160 रुपए। इसका अर्थ ये हो जाता है कि ओवरऑल जो महंगाई का सिलसिला है वो इस तरह के इंक्रीज से बढ़ेगा ही। यानी कि युद्ध अब आपके घर की दहलीज पर दस्तक दे रहा है। तैयार हो जाइए, अगर ये और ज्यादा जाता है तो और ज्यादा मुश्किलें होंगी, क्योंकि हॉर्मूज में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो स्थिति इस वक्त है उसमें 85% से लेकर 92% तक जो शिप्स गुजरती थी वो स्टैंड स्टिल पोजीशन में है। आवाजाही बिल्कुल बंद है। दुनिया का 1/5 हिस्सा जो तेल का है वो इधर से होकर हर रोज गुजरता है। और देखिए, हमारी भी जो ज़रूरतें हैं 5.5 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन की, उसमें से 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन वहीं से आता है, रफली 20% हमारा भी। तो आप अचानक से पा रहे हैं कि 20% तेल जो है वो बाधित हो गया है। तो ऐसे में हम अभी हो सकता है कंफर्टेबल हो, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या स्थिति होने वाली है। तो ये युद्ध की विभीषिका हमारे ऊपर अपना असर दिखाना शुरू कर चुकी है। युद्ध में जीते कोई, हारे कोई, और आजकल तो युद्ध ऐसे होते भी नहीं है मकसूद की जिसमें कोई निश्चित रूप से जीतता है या निश्चित रूप से हारता है, लेकिन उसका असर हमारे ऊपर होने लगा है। अब आखिरी प्रश्न ये है कि क्या हमारी सरकार इसको तरीके से हैंडल कर रही है। वही प्रश्न कि आखिरकार स्कॉट बेसेंट इस तरह से जो बोलते हैं वो उनकी जो आत्मविश्वास और उनका जो एक अहम दोनों का मिला जुला असर दिखाई पड़ता है। क्या हम उनके आधिपत्य में आ गए हैं? ये एक सामान्य भाव आता है। हम कतई आ नहीं सकते हैं, हमारी परंपरा ही ऐसी नहीं रही है। भारत देश को किसी की गुलामी मंजूर नहीं है, तो फिर ये अमेरिकन जो कि हमारे से हजारों हजार किलोमीटर दूर है वो कहाँ से कर सकते हैं। लेकिन क्या ये नए तरह का उपनिवेशवाद है, अ न्यू काइंड ऑफ इंपीरियलिज्म, ये हमें विजिट कर रहा है क्या? और इस तरह से अगर कोई कहता है, केवल वही नहीं, जो क्रिस्टोफर राइट है, एनर्जी सेक्रेटरी है वहाँ के, उन्होंने कहा कि जब वहाँ बहुत ज़्यादा तेल हो गया और सब स्टैंड स्टिल पोजीशन में था तो हमने अपने भारतीय दोस्त को बोला कि जाइए खरीद लीजिए कुछ। और हम, अरे ये क्या है, हम मतलब आपने वहाँ देखी मुश्किल तो हमें लगा दिया, फिर आपके फ़ायदे की बात होगी तो हमें हटा देंगे। क्योंकि उसी लाइन में स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि ये जो खरीदारी है ये टेम्पररी है और आने वाले दिनों में इससे बहुत ज़्यादा रशिया को फ़ायदा नहीं होगा। ये टेम्पररी है, फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, अमेरिका से तेल की खरीदारी शुरू हो जाएगी जी। तो इस परिस्थिति में हमारी जो सोवरेनिटी है, संप्रभुता है, क्या वो चैलेंज्ड है? बहस की बात ये है। मकसूद संजीव मेरे साथ आप प्लीज बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर जो आ रही है उस पर मुझे आपका एक रिएक्शन चाहिए होगा। युद्ध के बीच ईरान में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ईरान में 4 दिनों में दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे पहले 4 दिन पहले 4.3 तीव्रता का भूकंप वहां पर आया था और अब जो खबर आ रही है वो 4.1 मापी गई है इस भूकंप की तीव्रता। संजीव, किस तरह की अपडेट है इसको? 4 दिनों में दूसरी बार 4 के आसपास का ये भूकंप ईरान में, क्या ये नॉर्मल सेस्मिक एक्टिविटी जिसे कहा जाता है वो है, या फिर ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई हमारे कयास में कोई चीज़ है वो हकीकत में तब्दील हो रही है? इस तरह के भूकंप के झटके बड़े ही लिमिटेड ज्योग्राफिकल स्पेस में तभी होते हैं, आप जानते हैं, जब किसी तरह का कोई प्रयोग हो रहा होता है। किसी तरह का कोई प्रयोग यानी कि परमाणु प्रयोग अगर हो रहा है तो इस तरह के झटके महसूस किए जाते हैं। सर्टेनिटी के साथ इस वक्त तो कहा ही नहीं जा सकता है कि आखिर ये 4 दिनों में 2 बार झटके आ जाते हैं करीब करीब समान तीव्रता के रिक्टर स्केल पे। तो ये नेचुरल है, नैसर्गिक है, या फिर ये इंड्यूस्ड है, किया जा रहा है? और अगर किया जा रहा है तो ये दुनिया के लिए बड़े खतरनाक बात है, क्योंकि अमेरिका को भी इस बात का एप्रीहेंशन था कि अपने यूरेनियम के संवर्धन को ईरान एक ऐसे स्तर तक लेकर पहुंच गया है जहां अगर उसे 2 सप्ताह और छोड़ दिया जाता तो वो एक परमाणु अस्त्र बना लेता।
60% तक वो पहुंच गया था अपने एनरिचमेंट को लेकर के, ऐसा अमेरिका का आकलन है। जबकि जो पीसफुल पर्पसेस के लिए यूरेनियम की जो एनरिचमेंट होती है वो 5% के आसपास होती है, वो 6 यानी कि वेपन ग्रेड में वो पहुंच गए थे। तो क्या वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके बारे में अभी हमें नहीं पता है, या फिर ये बहुत सामान्य है, कुछ घंटे बीतने दीजिए शायद ये भी पता लग जाएगा। संजीव प्लीज आप मेरे साथ बने रहेगा। नाउ राजीव रंजन जी, अब आपसे बात, वैश्विक व्यापार की धड़कनें तेज हैं क्योंकि ये जो जंग है वो 8वें दिन में एंटर कर गई है। सबसे बड़ी दिक्कत न सिर्फ भारत की बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त वो एनर्जी संकट को लेकर, ऊर्जा संकट को लेकर खड़ी हो रही है। इस सबके बीच ये भी बताते चले आपको कि जो डॉलर, जो ब्रेंट क्रूड है वो $90 को पार कर गया है। सालों बाद इस तरह का मौका है जब वो 100 की तरफ बढ़ रहा है आगे और जितनी जंग खींचे। अब 2 सवाल आपसे हैं, चूंकि आप लोगों के बीच रहते हैं, लोग क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? नए दौर का नया भारत जो घर में घुसकर मारता है, वहां पर क्यों अमेरिका लगातार इस तरह से हमें फील करा रहा है, लगातार हमें हमारे आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और हमारे स्वाभिमान पर वो चोट पहुंचा रहा है कि जैसे कि हम उसके गुलाम हों। वो हमें बताएगा, इजाजत देगा कि आपको रूस से तेल खरीदना है, नहीं खरीदना है। और दूसरा जो संकट आया है, इसको लेकर लोग क्या सोच रहे हैं कि आगे किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं अगर ये बढ़ा तो? देखिए, मकसूद सच्चाई की बात तो ये है कि संजीव जी जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं उन्होंने सारी बातें कही दी हैं, और विदेश मामलों में संजीव जी की समझ बहुत अच्छी है और मेरी थोड़ी कच्ची है। और मैं बहुत ज़्यादा विदेश मामलों में एक सामान्य व्यक्ति जो जितना अखबारों और पत्रिकाओं और वेबसाइट्स के माध्यम से जानकारी हासिल करता है, मैं उतनी ही जानकारी रखता हूँ। आपने बात ये कही कि आम आदमी देश का क्या सोचता है, तो देखिए, देश का आम आदमी सोचने के लिहाज से 2 वर्गों में बटा हुआ है। या तो वो सरकार के साथ है या वो सरकार का विरोधी है। अब ऐसी इंडिपेंडेंट वॉइस या ऐसी सोच जो सरकार से सवाल करे, जो सरकार से पूछे, वो अब समाज में भी कम होते जा रहे हैं और हर जगह। तो पहली बात तो ये है, लोग अंध तौर पर या तो समर्थन की बात करते हैं और नहीं तो विरोध की बात करते हैं। दूसरी बात है कि आम आदमी के दिमाग में ये बात तो सबके दिमाग में चल रही है कि आखिर क्या वजह है कि 140 करोड़ के मुल्क के अगर उसके पड़ोसी के साथ युद्ध होता है, 3 दिनों तक युद्ध चलता है और उसके सीज फायर का ऐलान अमेरिका का राष्ट्रपति करता है, अमेरिका का विदेश मंत्री करता है। क्या कारण है कि भारत और अमेरिका के बीच तमाम 50% टैरिफ लगाने के बाद भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होती है और उसका ऐलान अमेरिका करता है, और उस ऐलान के करने के साथ ही ये कहता है कि वो अब भारत रशिया के साथ तेल नहीं खरीदेगा। ये भी ऐलान करता है। ट्रेड डील के जो भी पॉइंट्स है उसका ऐलान वही करता है, और हमारे जो मंत्री हैं, हमारी सरकार उसको आकर के पुष्टि करती है। और क्या कारण है कि 140 करोड़ का मुल्क, जब इस समय दुनिया की 25% जमीन पर युद्ध हो रहा है, ऐसी स्थिति में क्या कारण है कि अमेरिका की तरफ से ये घोषणा की जा रही है कि हम भारत की ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए 5 मार्च से पहले रूसी जहाज़ों पर जो कच्चे तेल लोड किए जा चुके होंगे, वो 4 अप्रैल तक भारत की तेल कंपनियां वो तेल खरीद सकती है। इस तरह से डिक्टेट करेगा टर्म्स अमेरिका, और पूरी दुनिया को ये बताएगा सार्वजनिक तौर पर, सोशल मीडिया पर आकर के पूरी दुनिया को बताएगा कि हमने भारत को कह दिया है कि वो 29-30 दिनों के लिए रशिया से तेल खरीद लें। और ये अभी टेम्परेरी व्यवस्था है, अभी ये अस्थायी छूट दी जा रही है। अभी हम देखेंगे कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमारी सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया उसकी नहीं मिलती। सूत्रों के मुताबिक सरकार की तरफ से जानकारी मिलती है कि हमारे पास 25 दिनों का भी स्टॉक है। सूत्रों के मुताबिक हमें जानकारी मिलती है कि पहले हम कितने मीट्रिक टन बैरल खरीद रहे थे तेल, अब हम रशिया से कितना ज़्यादा खरीद रहे हैं। सूत्रों से सब जानकारी मिल रही है और वहाँ सरकारी प्रवक्ता बोल रहा है। फ़र्क ये है, लोगों के दिमाग में ये सवाल है, भारत की विदेशी नीति,
बदलते वक्त के साथ बदल रही है। दुनिया का एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है। भारत अपनी परंपरागत जो नीति है उससे बदली परिस्थितियों में अपनी पोजीशनिंग अलग कर रहा है। अभी उसका शांत रहना और अभी मौके की नजाकत को भाप करके कोई प्रतिक्रिया तात्कालिक न देना, ये उसके दूरगामी विदेश नीति या रणनीति का हिस्सा है। ये क्या चीजें हैं वो अभी सार्वजनिक तौर पर, अधिकृत तौर पर सामने नहीं आ रही। खामनेई जो ईरान के और शिया समुदाय के दुनिया के सबसे बड़े धर्मगुरु थे, उनके मरने के बाद भारत सरकार को आधिकारिक तौर पर उनकी हत्या के बाद अपना विरोध या अपनी संवेदना प्रकट करने में कितने दिन लग गए। आपने देखा कि ईरान की एम्बेसी जाने में विदेश सचिव को कितना दिन लगा, 6 दिन। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। क्या हो रहा है ये लोगों के दिमाग में सवाल है, आपने जो पूछा। और बड़ी बात यह है कि 2 दिन के बाद संसद शुरू होगी। संसद में तो बात सामने आएगी, विपक्ष इन बातों को, इन मुद्दों को रखेगा। तो मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि भारत अपनी पोजीशनिंग को, अपनी नीति को बदली परिस्थितियों में बदलता हुआ दिख रहा है, या ये सारा कुछ डिक्टेट और जो अमेरिकन हेजेमोनी जिसको कहते हैं विदेश नीति को जानने वाले लोग, अमेरिकन हेजेमोनी के सामने भारत उसका जूनियर काउंटर पार्ट बनने के लिए तैयार हो गया। ये तमाम सवाल है जो सरकार की तरफ मुंह बाए खड़े हैं और उसे आज नहीं तो कल संसद नहीं सड़क पर इसका जवाब देना होगा। शुक्रिया राजीव जी। ना विजय शर्मा जी, भारत को विश्व गुरु बनाना है 2047 तक, लेकिन इस वर्ल्ड ऑर्डर में कैसे बनेंगे हम विश्व गुरु, जबकि हमें अमेरिका के ऑर्डर फॉलो करना है। अमेरिका बताएगा ईरान से तेल नहीं खरीदना है, हम नहीं खरीदेंगे। अमेरिका कहेगा रशिया से तेल नहीं खरीदना है, हम नहीं खरीदेंगे। फिर अमेरिका कहेगा शर्तों के साथ 4 हफ्ते का वक्त है, आप खरीद सकते हैं। इसकी अमेरिका हमें इजाजत देगा। 140 करोड़ भारतीय, 140 करोड़ लोगों के देश को अमेरिका इजाजत देगा, वो डिक्टेट करेगा हमें। मकसूद जी, सबसे पहले देखने वाली है कि तथ्य देखते हैं। आप ये देखिए, जिस दिन युद्ध शुरू हुआ था यूक्रेन के साथ रशिया का, उस दिन हम कितना रशिया से तेल खरीदते थे? है किसी के पास आंकड़ा? 1 से 2% अपनी जो जरूरत थी उसका 1 से 2% खरीदते थे। उसके बाद में हम 30 से 40% खरीदने लग गए, क्योंकि हमें डिस्काउंट के ऊपर रशिया से तेल मिलता था। और सारी यूरोपियन कंट्री, जितनी यूं कंट्री है 27 देश मिलके, और अमेरिका ने बहुत सारा दबाव हमारे ऊपर बनाया था कि आप वहां से तेल ना खरीदें। तो जयशंकर साहब के मैं बयान हुबहू बता देता हूं कि अगर यूरोप अपनी जरूरत की गैस वहां से खरीदता है जो 1 दिन में जितनी खरीद लेता है, हम तो 1 महीने में खरीदते हैं। तो इसलिए भारत ने तय करना है कि तेल कहां से खरीदना, कहां से नहीं खरीदना। लेकिन अमेरिका के कहने पर वो तय करेगा। भारत तय कर रहा है, अमेरिका तय कर रहा है। ये मैंने आपको जो बताया, शायद आप दिमाग कहीं हो सकता है कहीं और, आप नहीं, मेरा दिमाग आप ही की तरफ है। मेरी तरफ है तो मैंने आपको आंकड़े के साथ बताया है कि जिस दिन यूक्रेन के साथ रशिया का युद्ध शुरू हुआ था उस दिन हम 1 से 2% तेल लेते थे। उसके बाद में युद्ध के दौरान हमने 30 से 40% तेल खरीदा और आज तक खरीद रहे हैं। तो अब फिर ये 40,000 हमने कम किया ना, बकौल आपके हमने कम किया। कम नहीं किया, ज्यादा खरीदा है। 2% से 30-40%। अच्छा, अगस्त से लेकर हमने अभी तक कोई गिरावट नहीं की अपनी खरीदी में। मैं आपको आंकड़े दिखा देता हूं। 40 नहीं, फिर मैं भी आपको आंकड़े दिखा देता हूं ना कि कैसे अमेरिका से बाकायदा रिक्वेस्ट की गई थी इसको लेकर। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि वहां पर अमेरिका से रिक्वेस्ट की गई थी कि हमें रशिया से तेल खरीदने की रिलैक्सेशन हमें दिया जाए। और उसके बाद ये ऑफिशियल उन्होंने ऑन रिकॉर्ड, वहां के जो फाइनेंस सेक्रेटरी उन्होंने ये कहा है। आपने शायद ट्रम्प साहब के जो आपने बयान नहीं सुने। उन्होंने क्या कहा था कि इंडिया ने तेल लेना बंद कर दिया है और तेल आज तक खरीदा जा रहा है। जरा उस पे भी देख लीजिए। नहीं, ट्रम्प साहब के बयान तो हम तब से देख रहे हैं जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। वो वहां अमेरिका में बैठ के कह रहे हैं कि हमने सीज फायर करवा दिया। तो यही तय और इस बात को लगातार दोहराते भी हैं। वो वहां से डिक्टेट कर रहे हैं हमें क्या करना है, किससे सौदा करना है, किससे सौदा नहीं करना है। मकसूद जी, वो बार बार अपने बयान बदलते हैं, जरा उस पे भी ध्यान दे लीजिए। वो कभी कहते हैं तीन अच्छा, जहाज गिर गए, इस पर भी जरा बोल दीजिएगा। इस पर भी जरा बोल दीजिएगा। ये अमेरिकी उप विदेश मंत्री हैं क्रिस्टोफर लैंडो। कल दिल्ली में इनका बयान आया है कि हमारे घर में ऐलान
ये उनकी तरफ से क्या आएगा कि हमें वो आगे बढ़ने नहीं देंगे। जो गलती 20 साल पहले अमेरिका ने की थी चीन को लेकर, वो भारत के साथ नहीं करेगा। वो अपनी शर्तों पे हमसे काम करवाएगा। ये दिल्ली में बैठकर बयान दिया है, दिया कि नहीं? हमारे घर में बैठकर अमेरिका का उप विदेश मंत्री क्या कर रहा है हमारे स्वाभिमान, हमारे आत्मसम्मान के साथ? मकसूद जी, आप बताइए, सरकार हम भारत सरकार चलाते हैं या अमेरिका सरकार चलाते हैं? किसी देश का रुख हमारे प्रति क्या है वो तय करेंगे, हम करेंगे। अगर वो अपनी जनता को खुश करने के लिए इधर उधर के बयान देते तो हमें क्या मतलब है? हमने अपने देश के हित देखने हैं। आपको भी पता होगी, लेकिन हमारी तो बेइज्जती कर रहा है ना, वो हमें को डिक्टेट कर रहा है। आपने बयान को तोड़ा मरोड़ा है। मैंने कहा तोड़ा मरोड़ा? आप देख लीजिएगा, सुनिए, आप देख लीजिएगा उन्होंने क्या बोला है चाइना के परिप्रेक्ष्य में। आप पूरा बयान पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, तो यही तो कह रहा है कि हम भारत को ऐसा नहीं करने देंगे। तो ये है कि नहीं? भारत सक्षम है। भारत को जो 50% उन्होंने टैरिफ लगाया, जब भारत खड़ा नहीं रहा क्या? बताइए, जब हमने पोखरण में परमाणु विस्फोट किया तब उन्होंने सैंक्शन लगाए, तब भारत खड़ा नहीं रहा क्या? ये पहली बार है क्या? नहीं, खड़ा रहना। जब भारत के साथ युद्ध हुआ, जब हमारे साथ नहीं था, ठीक है, कितने खड़े अब ईशान त्यागी बताएंगे। अब मैं उस लफ्ज का इस्तेमाल करूंगा नहीं जो कि कांग्रेस कर रही है कि सरेंडर करके खड़े हुए हम। अब ऐसे खड़े हुए ईशान त्यागी, नाउ प्लीज काउंटर टू विजय शर्मा। मकसूद जी सुनिए, सरेंडर क्या होता है? सरेंडर ये होता है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बोलता है हमारे प्रधानमंत्री के लिए कि ये विदेशी, वो अपना देहाती औरत है। सरेंडर वो होता है कि ईरान के खिलाफ हम 3 बार वहां चुनाव में। एक सेकंड विजय शर्मा जी, मैं राजीव जी से जरा सुन लूं। ये होता है। राजीव जी प्लीज। ईशान एक सेकंड, ईशान आ रहा हूं। ईशान त्यागी प्लीज थोड़ा सा 30 सेकंड 1 मिनट राजीव जी को पहले सुन ले प्लीज। राजीव जी। मकसूद, जो ऑयल इंपोर्ट की बात हो रही थी, मैंने एक डेटा निकाल दिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री का। ये है चार्ट, तो दर्शकों को भी पता चलना चाहिए। ये चार्ट मई 2025 का ये है, जनवरी का ये है 2026। ये जो आप ये नीला पार्ट देख रहे हैं, नीला जी, पहले ये मई 2025 तक लगभग 1/3 तेल हम इंपोर्ट करते थे रशिया से, और ये परसेंटेज आता है 33 का। देखिए मैं दिखा देता हूं, बड़ा जी। और जनवरी में 2026 में ट्रेड डील की जब बात आ रही है, उसके पहले ये घट के 19.3 हो गया रशिया से। और उसके पहले हम अमेरिका से लेते थे 9%, जो 6 महीने में बढ़ के 17.5% यानी दूना हो गया। यही हुआ है ट्रेड डील के पहले। ये और मैं नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के आंकड़े के हिसाब से। ठीक है विजय शर्मा जी, देख लिया आपने। अब ईशान त्यागी आपको, आप ईशान त्यागी इस पर बोलेंगे। मैंने मकसूद जी बताया, झूठ पकड़ा गया विजय शर्मा जी का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मकसूद भाई यही काम करती है सुबह से लेकर शाम तक। मैं धन्यवाद देता हूं राजीव रंजन जी का, जिन्होंने इनके झूठ को एक्सपोज किया। मैं भी एक ट्वीट लेकर आया था। भाई, रिलायंस इंडस्ट्रीज तो देश की कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज तो बाहर की कंपनी नहीं है, अमेरिका की कंपनी नहीं है। एक बार तो मैं मान लेता हूं, अमेरिका पे मुझे विश्वास नहीं है। ये देखिए, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का ट्वीट है जनवरी का। रिलायंस इंडस्ट्रीज से जब पूछा गया कि आपने कितना रशियन तेल खरीदा, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 6 जनवरी को ट्वीट करके बोलती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज जामनगर रिफाइनरी हैज नॉट रिसीव्ड एनी कार्गो ऑफ रशियन ऑयल at its refinery in the past 3 weeks, यानी कि दिसंबर से, and is not expecting any Russian crude oil deliveries in January। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो देश की कंपनी है, मुकेश अंबानी जो एक उद्योगपति करीबी माने जाते हैं नरेंद्र मोदी जी के, वो अपने साफ तौर पे कह रहे हैं, उनकी कंपनी ये कह रही है कि हमने जनवरी और दिसंबर में 3 हफ्ते तक कोई रशियन ऑयल नहीं आया, और पूरे जनवरी आने की कोई संभावना भी नहीं है। तो इनका झूठ यही साफ पकड़ा जाता है। बाकी कसर जो पूरी करनी थी वो राजीव रंजन जी ने कर दी, और मिनिस्ट्री का डेटा दिखा दिया। अब आइए देखिए दूसरी बात पे। कल इनके मंत्री ट्वीट करते हैं, हरदीप पुरी, जिनका एप्स्टीन फाइल में नाम है, और ये देखिए, ये रहा उनका ट्वीट, मैं इसको भी पढ़ देता हूं आपके लिए। वो कहते हैं, आवर प्रायोरिटी इज टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल फ्यूल फॉर आवर सिटीजंस एंड वी आर डूइंग इट कंफर्टेबली। इसका मतलब ये है कि हम सस्ता तेल खरीद रहे हैं, सस्ती एलपीजी खरीद रहे हैं, सस्ती एलएनजी खरीद रहे हैं, और जो हमारे जो देशवासी हैं उनको फायदा पहुंचेगा इस बात का। अभी विजय शर्मा जी कह रहे थे कि हमने रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना जो है वो 40%
50% तक पहुंच गया था। आपको मकसूद भाई, राजीव जी यहां बैठे हुए हैं, संजीव त्रिवेदी जी यहां बैठे हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अन्य प्रवक्ता हैं, मुझे यह बता दीजिए, जो सस्ता रशियन तेल आप खरीद रहे थे डिस्काउंट पे, क्या आपको, मुझे, आम जनता को उसका फायदा मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिला। हमारे जो पेट्रोल के दाम थे, डीजल के दाम थे, वो तस के जस के तस रहे, कोई फायदा हमें नहीं मिला इस बात का। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो हरदीप पुरी कह रहे हैं कि हम सस्टेनेबल फ्यूल खरीद रहे हैं, हम सस्ता तेल खरीद रहे हैं, सस्ती एलपीजी खरीद रहे हैं, उसके तुरंत बाद कल रात को 60 रुपए एलपीजी सिलेंडर पे बढ़ गए, 100 से ज्यादा जो कमर्शियल सिलेंडर है उस पे बढ़ गए। तो आप जनाब किसका बेवकूफ बना रहे हैं साहब, ये बताइए? देश की जनता को आपने बेवकूफ समझ रखा है। देखिए मकसूद भाई, प्रॉब्लम यह है कि जो प्रकरण है ये बहुत पहले से चल रहा है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और सीज फायर हुई भारत और पाकिस्तान के बीच में, ट्रंप ने 100 बार बोला मैंने करवाई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप रहे। फिर उसके बाद सैंक्शन, हमारे पे टैरिफ लगा दिए गए 50% तक, नरेंद्र मोदी जी चुप रहे, रिझाने में लगे रहे डोनाल्ड ट्रंप को। ट्रेड डील कर ली, ट्रेड डील कर ली, ट्रेड डील कर लिया, 18% हो गया, उसको मास्टर स्ट्रोक बताया गया, तब भी वो चुप रहे। उसके बाद जब उनके मंत्रियों से पूछा जाता है कि आपने रशियन तेल लेना खरीदना बंद कर दिया, तो पीयूष गोयल बोलते हैं कि हरदीप सिंह पुरी से पूछो, हरदीप सिंह पुरी बोलते हैं कि पीयूष गोयल से पूछो, फुटबॉल का गेम बना के रख दिया। उसके बाद जब ट्रेड डील हो जाती है, मैं कह रहा हूं ट्रेड डील, और फिर ये बोलते हैं कि नहीं ट्रेड डील अभी साइन नहीं हुई, अभी रेटिफिकेशन होगी, इस पे पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन होगा। अरे अगर डिस्कशन होगा तो अमेरिका कौन होता है हमें ये बताने वाला? अमेरिका कौन होता है हमें परमिशन देने वाला? अमेरिका कौन होता है हमारी संप्रभुता पे इतना बड़ा प्रहार करने वाला कि वो अब हमें बताएगा कि तुम 30 दिन तक रशिया से तेल ले सकते हो, किससे नहीं? अभी तो ट्रेड डील का सिर्फ फ्रेमवर्क जारी हुआ है, अभी तो साइन भी नहीं हुए। विजय शर्मा जी एक रिस्पॉन्स इस पर कर दीजिए, फिर बाकी और मेहमानों से बात करेंगे, थोड़ा टाइम मुझे मैनेज करना होगा। मेरे ईशान भाई किस तरह से भ्रमित करते हैं ये देखिए। मैं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को दिखाता हूं इनको, और जहां तक इन्होंने रिलायंस की बात की हो तो प्राइवेट है, उसका भारत सरकार से क्या लेन देना, वो जहां मर्जी से करिए। दूसरा देखिए, बड़ी कंपनी है, मैं दूसरा दिखा रहा हूं, कंपनी है और एक दूसरी बात, बड़ी कंपनी है, उसकी रिफाइनरीज है, बड़ी रिफाइनरीज है। बीच में आप शांति से सुनिए, और आपने कहा 40% तक, मैंने कभी 40%, मैंने कहा 30 से 40% के बीच में हमने तेल खरीदा रशिया से। फायदा किसको मिला? उस टाइम हमारे को सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता था। आपका पेट्रोल 50 रुपए प्रति लीटर पे आ गया। आप मुझे बताइए, रुकिए, मेरा नहीं आया। ये जो राज्य, आप मुझे बताइए 35 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, ये किसके पैसे से बन रही है? 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दिया जा रहा है, किसके पैसे से मिल रही है? 5 लाख तो सबसे बड़ी विडंबना है, ये भारत सरकार का पैसा है ना। तो आप विश्व की चौथी सबसे बड़ी बातें करते हो। 30,000 करोड़ का ईरान का, ईशान भाई 30,000 करोड़ के बॉन्ड ये छोड़ के गए थे ईरान के, बताइए मुझे आप। वो हमने चुकाया, ये थे मनमोहन सरकार, कांग्रेस सरकार का दिवालियापन था, एक ही स्क्रिप्ट हमने उसको चुकाया। और आज कम से कम थोड़ी रिसर्च करके आया करिए, के ऊपर आधारित नहीं है। थोड़ी रिसर्च आपको करके पता होगी न्यूक्लियर, जो आपने सिविल न्यूक्लियर जो डील के लिए किस तरह से देश में हालात किए थे, किस तरह से आपने कंप्रोमाइज किया था देश के साथ, ईरान के खिलाफ आपने वोटिंग की 3 बार वोटिंग की थी, 2005 में, 6 में और 8 में आपने वोटिंग की थी ईरान के खिलाफ। आप कह रहे हो 6 दिन बाद वही विरोध दर्ज कराया। अरे वो कौन राष्ट्रपति है या वहां के राष्ट्राध्यक्ष है, कौन है? खामनेई, वो धार्मिक नेता है, ठीक है, 6 दिन में, 4 दिन में, ये धार्मिक नेता नहीं। आप एक बात पे देश के विरोध में बोलना, ईरान के राष्ट्रपति से ऊपर का पद रखने वाले एक व्यक्ति थे, कौन है, किसकी हैसियत से हमारे हजारों साल पुराने संबंध थे, उसके नेता को मार दिया गया और आप संवेदनाएं नहीं प्रकट कर पाए। ईरान में छोटी बच्चियों के स्कूल पे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री मारे जाते आप हैं, संवेदनाएं नहीं प्रकट कर पाए, आप खंडन नहीं कर पाए। ईरान का बातों में फंस जाते हो, एक वॉरशिप जो हमारे मेहमान था हमारी नौसेना का, हमारे यहाँ ही गिरा दिया गया, खंडन नहीं कर पाए इस बात का। हिंद महासागर में ये सब कुछ हुआ, बिल्कुल हिंद महासागर में ये सब कुछ हुआ। IRIS डेना पर अटैक हुआ, जो कि हमारे बुलावे पर यहाँ आया था विशाखापट्टनम, और वापसी में उस पर अटैक। हमने उसको लेकर क्या किया? ये सब कुछ हिंद महासागर में हुआ है, हमारी दहलीज पर हुआ है। बिल्कुल उस पर भी हम कोई कठोर जवाब नहीं दे पाए। वहां से भी 35 माइल ठीक है, अनिल दुबे जी से बात करेंगे।
खामखा में विपक्ष हो अल्लाह कर रहा है, बहुत स्मूथ तरीके से सब काम हो रहा है, ना कोई ऊर्जा संकट का कोई मसला है और ना अमेरिका हमें डिक्टेट कर रहा है। वो अनुमति शब्द भी भूल जाइए। हाँ, ये अलग बात है कि वो चीन से कहता है कि हमारी बड़ी मांग है और हमें वो ऑर्डर कर रहा है कि हम इजाजत दे रहे हैं, उस पर भी कोई कुछ बोलेगा नहीं ना। अशोक यादव मकसूद भाई, मैं डेटा के आधार पर बात करूंगा। देखिए, फरवरी 2026 में ट्रंप ने कहा था कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करने का वादा कर चुका है और इसीलिए ट्रेड डील हम करने जा रहे हैं और 50% टैरिफ से घटा करके हम 18% टैरिफ कर रहे हैं। ये ट्रंप ने बोला था फरवरी 2026 में। अब इसके आगे आते हैं, 2 मार्च 2026 का द हिंदू की एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा हुआ कि इंडियाज ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया फेल टू 44 मंथ्स लो इन जनवरी 2026। और उसके आगे लिखा हुआ आर्टिकल में कि जो जनवरी 2026 रशिया शेयर ऑफ इंडियन ऑयल्स इंपोर्ट्स ड्रॉप्ड टू 19.3%, ए शार्प डिक्लाइन फ्रॉम 33%। ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, अभी राजीव जी इस बात को लेकर के बताए। फरवरी में ट्रंप जो बात कर रहा है वह बात मार्च में द हिंदू अखबार में छपती है कि किस तरह से हमारा 33% का जो हम रशियन ऑयल इंपोर्ट करते थे वो 19.3% पे आ गया है और ये ट्रंप के कहने के बाद आया है। ये कोई इसमें कुछ हिला हवाली या बचने का कोई रास्ता थोड़ी ना भाजपा के पास। अब लाख तो अपना थेथरई करें, जिसको बिहार में एक भाषा है वो उनका अपना मान है, लेकिन ट्रंप के कहने पर ही तेल लाना कम हुआ है रशिया से, ये बात तथ्यात्मक रूप से सच है। दूसरी बात, जो वादा करते थे माननीय मोदी जी 56 इंच वाले कि कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, ये तो स्लोगन लगाते थे, नारा लगाते थे मोदी जी, और जब झुकने को कहा गया तो रेंगने लग गए हो। ये क्या है भाई? आप रेंगे, आप 180 डिग्री के एंगल पे जाकर झुक जाइए ट्रंप के सामने, लेकिन आप इस देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हुए हैं। आप हमारे 140 करोड़ जनता के नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं। जितने भाजपा के प्रधानमंत्री उतने हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। तो हमारी गरिमा पर और 140 करोड़ जनता की गरिमा पर ठेस पहुंच रही है। हमारे देश का इतिहास, मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप थे, जिन्होंने 1576 में हल्दी घाटी के मैदान में मुगलों से लोहा लेते हुए उन्होंने घास की रोटी खाना गंवारा समझा, घास की रोटी खाई, लेकिन मुगलों के सामने अपना मान सम्मान नहीं झुकाया। हम उस देश के लोग हैं भाई। और आप इतने बड़े 56 इंच वाले बनते थे, और ट्रंप जो कह रहा है, ट्रंप के हिसाब से हमारे देश की विदेश नीति निर्धारित हो रही है। मकसूद भाई, ट्रंप कहेगा तो हम 165 जो बच्चियां, हमारी जो मासूम बच्चियां ईरान में जो मारी गई, ट्रंप कहेगा तो हम उस पर शोक व्यक्त करेंगे। विजय शर्मा जी, हमारे बात देश के हित में क्या सही है क्या गलत है, हम किससे क्या हम समझौता करेंगे, किससे क्या हम सौदा करेंगे, ये 140 करोड़ देश के लोग तय करेंगे, उनकी सरकार तय करेगी या अमेरिका तय करेगा? बहुत सीधा सा सवाल है, कोई बहुत ज्यादा है नहीं इसमें कुछ। बिल्कुल सीधा ही जवाब दूंगा। एक पब्लिक रैली में प्रधानमंत्री जी ने, मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे देश के सामने पूरी दुनिया सुननी थी कि अगर मुझे व्यक्तिगत नुकसान भी उठाना पड़े तो मैं उठाऊंगा, देश के हित के साथ समझौता नहीं करूंगा। शायद अशोक यादव जी ने वो नहीं सुनी बात। वो अभी चंद दिन पहले की बात है, 2 महीने पहले की बात है, तो वो ये नहीं सुनते हैं। ये सुनते हैं कि ट्रंप साहब क्या अपनी जनता के लिए बोल रहे हैं और वहां से चूज करते हैं। अगर ट्रंप साहब कहते हैं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री मारे जाते हैं तो वो नहीं सुनते ये। अगर वो ये सुनते हैं कि वहां की 3.5 करोड़ जनता मारी जाती है, वो नहीं सुनते ये वो सुनते हैं जो देश को कमजोर करने वाली बातें होती हैं। जब हम ये बता रहे 2% से 33% किसने खरीदा? हमारी सरकार ने खरीदा ना, आपने कहां खरीदा? अरे आप तो वो हो कि जो आप अमेरिका के इशारे पे विदेश मंत्री तक नहीं बनाते हो। आप नटवर सिंह की बातें तो सुन लीजिए, उन्होंने कहा था मुझे सोनिया ने बुला के बोला है कि मुझे अमेरिका ने कहा है कि इनको विदेश मंत्री नहीं बनाना। कांग्रेस का नाम आ गया। ईशान त्यागी, एक रिएक्शन इस पर दीजिए, फिर अभिषेक तिवारी से बात करूंगा मैं। ईशान त्यागी, देखिए, ये लोग वो लोग हैं मकसूद भाई जो डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं। इसके बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अमेरिका अपना जो एक एम्बेसडर है
वो जब देश को नहीं देता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप रहते हैं। अभी आपने वॉरशिप की बात करी, उस पर ये जवाब नहीं दे पाए कि जो ईरानियन वॉरशिप हमारा मेहमान था हमारी नौसेना का, उसको अमेरिका ने गिरा दिया। वो हमारी सीमा में नहीं था। उसके बाद ये सवाल का जवाब नहीं दिया। अरे आया तो हमारे बुलावे पर था। बता दिया, अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में था कि रशियन तेल कम लेना कर दिया देश ने। क्यों किया, सिर्फ इतना बता दीजिए। वो हिंद महासागर में था। अच्छा, सस्ता तेल खरीद रहे थे तो हमें क्यों नहीं फायदा हुआ, इसका जवाब दे दीजिए। ये दो तीन प्रमुख सवाल है जिन सवालों से ये भी भाग रहे हैं, इनके प्रधानमंत्री भी भाग रहे हैं नरेंद्र मोदी, और पूरे इनके मिनिस्टर भाग रहे हैं। जब खबर आई तो बीच में बोलने से विजय शर्मा जी ईशान क्या भाई बात बोली, पढ़ के आई, आप पढ़े लिखे इंसान है। अरे पढ़े लिखे इंसान है आप, छोटे भाई कम से कम आप तो और पर वक्ताओं की तरह। आखिर के 2 मिनट है मेरे पास अब अभिषेक तिवारी। अनिल दुबे जी, ये जो अमेरिका है ये आए दिन कोई फरमान जारी कर देता है, हुक्मनामा जारी कर देता है और ऐलान करता है और हम उसी अंदाज में रहते हैं, सरे तस्लीम खम, बिल्कुल जी हुजूर करके वो इजाजत देता है हमें, हम वो करते रहेंगे, जो अमेरिका कहेगा वो हम करेंगे। तो ये क्यों हो रहा है और ये कब तक होता रहेगा? देखिए मकसूद भाई, वो कोई आदमी क्या बोलता है क्या बोलेगा, ना तो उसे कोई अधिकार आदमी नहीं, अमेरिका का प्रेसिडेंट, अमेरिका का राष्ट्रपति और वहां के फाइनेंस सेक्रेटरी से लेकर वहां के फॉरेन सेक्रेटरी तक। नहीं, वो कोई आम अमेरिकी नहीं है, वो अमेरिका का राष्ट्रपति है जो ये आदमी कर रहा है। नहीं, अगर वो कह रहे हैं तो देखिए वो क्या कह रहे हैं, क्या बयान दे रहे हैं, इसको तो देखने के लिए आपको उस पर जाना पड़ेगा। क्या भारत ने कभी रूस से तेल खरीदना बंद किया क्या? भारत ने तो यूरोपीय संघ से व्यापार समझौता करके उनको ये भी बता दिया। भारत ने कब उनका दबाव महसूस किया? ये बात तो वो अब क्यों कह रहे हैं? भारत तो रूस से तेल पहले से खरीद रहा है। भारत ने कभी रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, जनवरी में भी खरीदा, फरवरी में भी खरीदा। अब वो बयान दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्या है भाई, उनको तो ये खुद पता है कि जब अनुमति दे रहे हैं शर्तों के साथ 4 हफ्तों की। मैं उस भाषा पर बात कर रहा हूं। क्या नहीं कह रहे हैं, ये बात तो मकसूद भाई तब हम पे लागू होती है जब हम कोई रूस से तेल खरीदना बंद कर दिए हो। हम लोग हमारे देश में तो 33% से हम 19% पर आ गए ना, कर दिया, तो हमने तो कभी बंद ही नहीं किया। वो तो मजबूरी में इस तरह की बात कर रहे हैं। वो जो कर रहे हैं, भारत ने कब उससे दबाव महसूस किया? भारत ने तो कोई भी चीज नहीं बंद की। अच्छा, कोई दबाव नहीं है हम पर, तो यूक्रेन इसलिए हम खुलकर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, ना हम खुलकर कुछ बोल पा रहे हैं, ना हम ऑफिशियल लेवल पर हम इसको लेकर कुछ अपनी आपत्तियां दर्ज करवा रहे हैं। नहीं, वो भारत बोलेगा जो जरूरत होगी। कब बोलेगा? सवाल इस बात 8 दिन तो हो गए, किसी बात को कहाँ माना? ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अब तक हमने क्या बोला? भारत ने अब तक तेल खरीदा, भारत ने जनवरी में भी खरीदा, फरवरी में खरीदा। अब वो खामखा क्या बयान दे रहे हैं, कोई जरूरी भी नहीं है कि हर वो क्या। अशोक यादव काउंटर करेंगे, आपको बताएंगे। सब कुछ तो नॉर्मल है। अशोक यादव जी आप बोलेंगे, अभिषेक तिवारी बहुत सब्र से आप सबको सुन रहे हैं, जब आपका वक्त है। धन्यवाद मुझे लगभग 1 घंटे बाद टाइम देने के लिए। देखिए 1947 में हमारे पुरखों ने देश को आजादी दिलाया और जिनके पुरखों ने अंग्रेजों की दलाली किया, अंग्रेजों के सामने घुटने टेके, आज वो अमेरिका के सामने भारत को घुटने टिकाने का कार्य कर रहे हैं, भारत को गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। भारत की संप्रभुता और भारत की स्वतंत्रता को पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा रहा है अमेरिका। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि एक 56 इंच अपने आप को 56 इंच का सीना बताने वाले व्यक्ति के मुंह में दही जम गई है, वो बोलने की हिमाकत नहीं करता, हिम्मत नहीं करता। ईरान में लगभग 165 बच्चियों की हत्या कर दी जाती है, लेकिन ये भारत जो हमेशा से मानवता को प्राथमिकता देता है और बोलने की हिम्मत नहीं करता। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। अमेरिका अब तो हमारे जमीन पे आकर के उसका मंत्री हमें ही नीचा दिखाने का कार्य कर रहा है, भारत सरकार उस पे बोलने की हिम्मत नहीं करती। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? एक बात बताइए मकसूद जी, आपका न्यूज 24 चैनल है, अगर कोई दूसरा चैनल आपको ये बोले कि आप ये शो चलाएंगे, ये क्वेश्चन पूछेंगे, मुझे जरूर ये लगेगा कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी है, कहीं ना कहीं आपकी नस दबी हुई है, कहीं ना कहीं आपकी कोई फाइल रुकी हुई है। तो मैं ये बार बार कहता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एपिस्टीम
फाइल में नाम है। अगर कहीं उन्होंने गलतियां की है तो देश की जनता के सामने आए। हम लोग 140 करोड़ लोग हैं। ये भारत, अमेरिका की इतनी औकात नहीं, इतनी हैसियत नहीं है वो हमें बताएगा हमें तेल कहां से खरीदना है, कहां से नहीं खरीदना है। वो हमें ये नहीं बताएगा हमें किससे संबंध रखना है, नहीं रखना है। वो हमें ये नहीं बताएगा किससे हमें विदेश नीति अच्छा रखना है, नहीं रखना है। वो हमें ये नहीं बताएगा कि हमें वेनेजुला से तेल खरीदना है, हमें ट्रेड डील करना है, नहीं करना है, हमारे ऊपर टैरिफ कितना लगाना है, हमें चाइना के साथ कैसा संबंध रखना है। ये सीधा का सीधा भारत के संप्रभुता पे प्रहार है, भारत के स्वतंत्रता पे प्रहार है। जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, जो अंग्रेजों की दलाली करते थे, आज बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है वो भारत में 30 सेकंड विजय शर्मा जी, वाइंड अप करूंगा। देश को बर्बाद करने पे तुले हुए। 30 सेकंड विजय शर्मा जी। ये किस तरह की बातें, बचकानी बातें कर रहे हैं? बचकानी बातें, गिरवी रखने वाले देश को बर्बाद कर के दिया। साथ मिलकर तुमने युवाओं के चेहरे को भ्रष्टाचार में बर्बाद कर आतंक तक दिया। डूबे हुए लोग हमारे लिए बातें कर रहे हैं। अरे काला पानी, आप बताइए जवाहरलाल नेहरू जी को 1 सप्ताह में पिताजी भेज दिए बहुत थे। शुक्रिया आप सभी लोगों